नमस्कार, जोहार। आप अपने चारों ओर अनेक जीवों को देखते हैं। वे पेड़ पौधे हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं और उनके आकार भी अलग अलग होते हैं। कुछ जंतु जैसे हाथी, बैल, गाय, बकरी, सांप, बिच्छू, तितली, चींटी और चींटी से भी छोटे जंतु होते हैं। इसी तरह से पेड़ पौधों में अगर देखें तो बरगद, नीम, आम, सेमल, गेंदा, गुलाब, घास इत्यादि बहुत सारे पौधे भी हैं। ये जीव क्या एक ही कोई वस्तु से बना हुआ है या फिर अलग अलग? आप देखते होंगे मनुष्य के शरीर को अगर, तो इसमें बाल है, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, ये सभी अंग हैं। शरीर के अंदर में फेफड़ा है, हृदय है, रक्त है, काफ़ी चीज़ों से बना हुआ है हमारा शरीर। इसी तरह से हर जीव ऐसे ही बने होते हैं। अच्छा, आप गौर करिए, आप अपने आसपास में बड़े बड़े घर देखते हैं, मकान देखते हैं। क्या वह पूरी दीवार एक टुकड़ा है या उसके अंदर में कोई चीज़ है? बिल्कुल सही, वह ईंटों से बनी हुई। और उसी तरह से अगर कपड़े को हम लोग देखें तो क्या कपड़ा एक टुकड़ा है? बिल्कुल नहीं, इसमें भी धागे होते हैं और ये धागे रेशे से बने होते हैं। इस तरह से इनकी रचना कुछ सूक्ष्म पदार्थों से मिलकर के बना है। ऐसे ही हमारा शरीर भी सूक्ष्म पदार्थों से बना हुआ है, जिन्हें हम कोशिका या सेल कहते हैं। सेल या कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। डच वैज्ञानिक एंटोन वान लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में उन्होंने जीवित कोशिकाओं को देखा और शैवाल, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया आदि छोटे छोटे जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जिसको हम लोग आँखों से नहीं देख सकते हैं, उन जीवों को उन्होंने उस अपने बनाए हुए साधारण माइक्रोस्कोप से 1674 ईस्वी में देखा। कितनी खुशी हुई होगी जब पहली बार उन्होंने जीवित कोशिकाओं को देखा। इस तरह से कोशिका को अगर हम लोग परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। आइए अब हम लोग देखते हैं ये कोशिका सजीवों में जो पाई जाती है वो क्या हर चीज़ में पाई जाती है? तो एक उदाहरण के रूप में हम लोग वनस्पति कोशिका को देखते हैं और यह कोशिका प्याज में कैसे दिखता है ये हम लोग देखते हैं। आइए अब हम प्याज की झिल्ली में जो कोशिका पाई जाती है उन कोशिकाओं का देखने का प्रयास करेंगे। इन कोशिकाओं को देखने के लिए एक प्याज लेते हैं
और एक ब्लेड या चाकू लेते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, एक कवर स्लिप लेते हैं। देखिए ये कवर स्लिप छोटा सा एक कांच का टुकड़ा है और ये देखिए इसी से प्याज की कोशिका की झिल्ली को ढका जाता है। ये है कवर स्लिप कहते हैं इसको, ये जो कि इस छोटी सी डब्बे में रखा हुआ है, ये कवर स्लिप। इसको स्लाइड में रखे जो नमूना होता है उसके ऊपर में इसको ढक दिया जाता है। इसके बाद इसको उस नमूने को उठाने के लिए ब्रश का यूज करते हैं हम लोग, हाथ से यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो कोशिकाएं टूट सकती हैं इसलिए। और ये ड्रॉपर लिया जाता है पानी डालने के लिए, या ये एक सैफरनिन, ये एक देखिए ये सैफरनिन एक अभिरंजक है, रंग है, जिससे जो प्याज की कोशिकाएं हैं वह रंगीन हो जाता है, वह अभिरंजित कहा जाता है, स्टेन हो जाता है। और ये ग्लिसरीन लिया जाता है ताकि वह नमूना सूखे नहीं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कोशिका देखने के लिए। सबसे पहले ये प्याज लेते हैं और इस प्याज को का एक छोटा सा टुकड़ा हम लोग ऐसे निकालते हैं। ये इस तरह से, ये देखिए ये कई परतों में है। ये एक परत है, ये दूसरी परत है, ये तीसरी है, चौथी है, पांचवी है। इस तरह से परत दर परत यहाँ देखिए इसमें लगा हुआ है। तो हम लोगों को केवल इतना ही चाहिए, इसके ये जो है ये परत शल्क पत्र कहलाता है, क्योंकि प्याज एक रूपांतरित तना है और ये शल्क पत्र कहलाता है। ये मांसल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें भोज्य पदार्थ जमा हो जाता है। तो इसके इस तरह से ये धीरे धीरे इसके झिल्ली को ऐसे हम लोग निकालते हैं और इस झिल्ली को स्लाइड पर रखते हैं। स्लाइड पर रखने से पहले स्लाइड में इस ड्रॉपर से एक बूंद पानी डाल देते हैं ताकि उस पर ये फैला रहे। इस तरह से ये स्लाइड के ऊपर पानी और पानी के ऊपर ये प्याज का झिल्ली, ये इस तरह से। अब इससे भी हम लोग देख सकते हैं तो कोशिकाएं दिखेंगी लेकिन ये अभिरंजित नहीं होंगी, इसलिए इसको अभिरंजित या रंगीन स्टेनिंग करने के लिए इसके ऊपर में एक बूंद सैफरनिन का डालते हैं। ये और चूंकि यह नमूना बहुत बड़ा है तो इसको हम लोग ब्लेड से थोड़ा काट करके छोटा भी कर सकते हैं। इस तरह से इसको हम लोग हटा देंगे और इस तरफ भी थोड़ा काट करके इसको
हटा देना ऐसे। तो इस तरह से ये स्लाइड बन रहा है। इसके किनारे जो सैफरनीन है उसको हम लोग साफ कपड़े से या रुई से इसको पोंछ करके हटा देते हैं और उसके बाद इसको ऐसे फैला दिए और फिर इसके ऊपर एक बूंद दो बूंद ऐसे इसको और इसको 60 डिग्री के कोण पर रख करके इसमें धीरे धीरे ऐसा डालेंगे, इसको कवर स्लिप को ऐसा ढकेंगे कि उसके अंदर में वायु नहीं आए। और बाहर जो ग्लिसरीन निकला हुआ है उसको हम लोग ऐसे हटा देंगे। तो ये प्याज के कोशिका का ये टेम्पररी स्लाइड, ये परमानेंट स्लाइड नहीं है, इसको टेम्पररी स्लाइड कहा जाता है। ये एक स्लाइड तैयार हो गया। अब हम लोग माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे। अब देखिए माइक्रोस्कोप में भी कई भाग होते हैं। ये नीचे जो है ये रिफ्लेक्टर कहलाता है, इसको स्टेज कहते हैं और ये क्लिप है जिसमें स्लाइड को फंसाया जाता है। और नीचे एक देखिए यहाँ पर ये छेद छोटा बड़ा हो रहा है, इसको देखिए बढ़िया से। ये छेद ये देखिए अभी बंद हो गया, अभी खुला, बंद खुला। तो ये जो है ये इसको एपर्चर कहा जाता है और उस एपर्चर से ही यहाँ से इस रिफ्लेक्टर से प्रकाश परावर्तित होकर के ऊपर जाती है और यह हमारे नमूने को देखने के लिए मदद करता है। इसमें दो उभरा हुआ ऐसा भाग भी दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव, वस्तु लेंस। चूँकि यह वस्तु के निकट होता है इसलिए इसको वस्तु लेंस या ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। और ये यहाँ पर आँख के पास में ऐसे देखा जाता है, इसलिए आँख के पास में ये लेंस है, ये भी एक लेंस है, इसलिए इस लेंस को नेत्रिका या आई पीस कहा जाता है, आई पीस या नेत्रिका। और ये पूरा भाग जो है इससे ऊपर नीचे होता है, इससे नियंत्रित होता है। तो ये वाला जो भाग है जो घूम रहा है और ऊपर नीचे हो रहा है, इसको कहा जाता है कोर्स एडजस्टमेंट, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग नमूना को देखते हैं तो धुंधला दिखता है। जब धुंधला दिखता है उसको साफ करने के लिए ये फिर यहाँ पर ये देखिए दोनों तरफ है, ये इधर भी इधर भी, किधर से भी हम लोग घुमाएंगे ऐसे इस तरह से, तो ये इसको ये बहुत छोटा सा दूरी ऊपर नीचे होगा, इसलिए इसको फाइन एडजस्टमेंट कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस प्याज की जो टेम्पररी स्लाइड है उसको, उसके कोशिकाओं को देखते हैं। ये पहले एडजस्ट करेंगे कि यहाँ से रोशनी जाए। अब वो
बहुत बढ़िया से रोशनी आ गया है यहाँ। और इसको ऊपर नीचे करके जब इसका साफ प्रतिबिंब आता है तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल ही साफ और स्पष्ट चित्र दिख रहा है, जो कि लाइन लाइन छोटे जैसे आपके पाठ्य पुस्तक में है ऐसा ही दिख रहा है। और उसके बीच बीच में छोटे छोटे काले धब्बे हैं, वो धब्बे उसका केंद्रक है। तो हम लोग इसमें केंद्रक भी देख पा रहे हैं, कोशिका देख रहे हैं, और कोशिका के बाहर चारों ओर वो दीवार है, उस दीवार को कहा जाता है कोशिका भित्ति। तो इसमें ये वनस्पति कोशिका के बारे में या प्लांट सेल के बारे में हम लोगों ने इस कोशिका को आसानी से बना सकते हैं। इस तरह इस कोशिका को आप भी बनाइए, बनाने का कोशिश करिए और माइक्रोस्कोप से देखिए क्या सभी जीवों में या सभी अंगों में कोशिकाओं की आकार एक जैसी होती है? नहीं, एक जैसी नहीं होती है। इसलिए सजीवों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनकी आकृति, उनका आकार, उनकी संरचना में काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब जो एक कोशिका है माइकोप्लाज्मा, वो एक जीवाणु है। तो उस जीवाणु के जो कोशिका है उसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर होता है। तो ये बहुत ही छोटा है। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 1 माइक्रोमीटर बराबर 1 गुना 10⁻⁻6 मीटर, अर्थात 1 मीटर का 10 लाखवां भाग। इसी तरह से अगर इसको सेंटीमीटर में कहें तो 1 सेंटीमीटर का 10,000वां भाग, और मिलीमीटर में अगर कहें तो 1/1000, 1000वां भाग। ये 1/10,000वां भाग, और ये मीटर में कहें तो 10 लाखवां भाग। तो 1 मिलीमीटर देखे होंगे आप, एक अपने स्केल में आप देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, छोटी वाली स्केल है तो 15, और बड़ी वाली स्केल है तो 30 सेंटीमीटर तक रहता है। उस 1 सेंटीमीटर के बीच में फिर 10 छोटे 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 खाने होते हैं, और वह 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। और उस 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग, उसका 1000 टुकड़ा करेंगे तो ये माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की लंबाई आएगी। लेकिन यही नहीं, हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है जो है तंत्रिका कोशिका, जिसकी लंबाई 1 मीटर या उससे भी अधिक होती है। इसी तरह शुतुरमुर्ग का अंडा अगर हम लोग देखें तो वो 17 सेंटीमीटर लंबा और 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, इतना बड़ा करें। वह भी एक कोशिका है। तो क्या मुर्गी का अंडा भी एक कोशिका है? जी हाँ, मुर्गी का अंडा भी एकल कोशिका है। आइए हम लोग मुर्गी के अंडे को देखते हैं कि वह उसके अंदर क्या क्या भाग हैं। आइए देखते हैं कि ये मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है या नहीं, अर्थात यह अंडा क्या कोशिका है। ये ऊपर कड़ा है। क्यों कड़ा है? तो ये हवा की उपस्थिति में
ये जो ऊपर मुलायम परत था वह कैल्शियम कार्बोनेट में बदल गया और ये यहाँ पर एक कड़ा भाग बन गया। तो आइए इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। ये देखिए, इसको देखिए, ये बीच वाला जो भाग है, जो गोल पीला कलर का, वह केंद्रक है और ये सफ़ेद वाला भाग जो है यहाँ, ये कोशिका द्रव्य है। दोनों यहाँ पर केंद्रक द्रव्य रहता है और ये कोशिका द्रव्य, और दोनों मिलाकर के अर्थात केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों मिलाकर के जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं और वह जीव द्रव्य हमारे जीवन का आधार है। इसी तरह से ये अंडा एक एकल कोशिका है। सभी कोशिकाओं को हम लोग खुली आँखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग का अंडा या मुर्गी का अंडा या और कुछ अंडे चिड़िया के, इन सभी अंडों को हम लोग खाली आँख से भी देख सकते हैं। ये अभी जो हमने बताया कि हमारे शरीर का सबसे लंबा कोशिका जो है वह तंत्रिका कोशिका होती है और ये कोशिका का ही एक मॉडल है, इसको दिखलाने के लिए कि इस तरह का कोशिका की रचना होती है। और इसकी रचना जो है, इसका आकार 1 मीटर या उससे भी अधिक इसकी लंबाई होती है तंत्रिका कोशिका की, और इसमें भी केंद्रक होता है। तो इस तरह से ये तंत्रिका कोशिका है। इस कोशिका को हमने, ये मॉडलिंग क्ले एक आता है इस तरह से, इन मॉडलिंग क्ले से इसको बनाया गया है। बहुत ही सुविधाजनक ये क्ले है। ये देखिए, इसको जैसा भी मोड़िए वैसा मुड़ता है और जो भी आकार इसको देना चाहें ये दे सकते हैं। तो इस तरह से इसको अगर हम लोग यूज़ करें तो हम लोग विभिन्न प्रकार के कोशिका ही नहीं बल्कि और भी कुछ मॉडल हम लोग बना सकते हैं। आप भी बनाइए। दूसरी जो कोशिका है, जो पेशी कोशिका होती है, हम लोग स्लाइड में भी देख रहे हैं पेशी कोशिका, और ये पेशी कोशिका का एक नमूना या मॉडल है। यह इस तरह से तर्कु रूपी यह होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है और दोनों ओर ऐसे नुकीला होता है और इसी से हमारी मांसपेशियां बनती हैं। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं छोटा सा, ये है ब्लड सेल या रक्त कोशिका, रुधिर कोशिका। ये हमारे धमनी और शिराओं में पाए जाते हैं। लेकिन एक बात है कि इस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसका निर्माण मेरुरज्जु में या बोन मैरो में होता है, इसलिए इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। ये काम करने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं और नई नई कोशिकाएं, नए नए जो ब्लड सेल है वे बनते जाते हैं बोन मैरो या मेरुरज्जु में। इसी तरह से एक कोशिकीय जो जीव हैं, ये भी आप देख रहे होंगे। ये अमीबा, ये पूर्ण एक जीव है, एकल जीव है ये, लेकिन इसके शरीर जो है केवल एक कोशिका का बना होता है। एक कोशिकीय जीव या यूनिसेलुलर
एनिमल या ऑर्गेनिज्म इसको कहा जाता है। ऐसे ही एक मॉडल और यहाँ पर देखें, ये जंतु कोशिका का एक प्रारूपिक मॉडल है। ये मिट्टी से बनाया गया है। आप तो इसे ज़रूर बना सकते हैं, आप भी बनाइए और इसमें दिखाइए कि ये न्यूक्लियस है, ये गोल्जी बॉडी है, ये केंद्रिका है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इससे भी सुंदर आप बना सकते हैं और मिट्टी से बिल्कुल बनेगा, किसी तरह का कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको बना सकते हैं, कोशिका का मॉडल। इसी तरह से कुछ कोशिकाएं होती हैं छोटी बड़ी, अलग अलग तरह की, अलग अलग आकार की, और ये कोशिकाएं आपस में मिल कर के ऊतक का निर्माण करते हैं। तो आइए ऊतक को जानते हैं। ऊतक वह है कुछ कोशिकाओं का समूह। कैसी कोशिकाएं? जिनका उद्गम और कार्य समान हो, अर्थात एक कोशिका से दो कोशिका इस तरह से जो बने हुए हों, ऐसे कोशिकाओं के समूह को, जिनका उद्गम, विकास और कार्य समान हो, ऐसे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ये कोशिकाएं मिल करके ऊतक का निर्माण करते हैं और ये ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और ये अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं और ये अंग तंत्र जीव का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हमारे शरीर को लें तो हमारे शरीर में इस तरह से ब्लड सेल या रुधिर कोशिका होती है और ये पेशी कोशिकाएं होती हैं। तो ये पेशी कोशिकाएं आपस में, चूँकि सभी पेशी कोशिकाएं एक जैसी हैं, तो इसका उद्गम भी और कार्य भी समान है। तो ऐसे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। तो इसको जब ये सभी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो वो पेशी ऊतक का निर्माण करते हैं और पेशी ऊतक आपस में मिल करके ये हाथ, पैर, कंधा, इस तरह से अंगों का निर्माण करते हैं। और ये अंग जब एक साथ मिलते हैं तो अंग तंत्र, पेशी तंत्र, जैसे हमारा हाथ उठता है, गिरता है, मुट्ठी होती है, खुलता है, बंद होता है, ये सारे चीज़ मिल करके अंग तंत्र कहलाते हैं। और अंत में ये सारे, बहुत सारे अंग तंत्र हमारे शरीर में है, जैसे कंकाल तंत्र है, पेशी तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, पाचन तंत्र है, जनन तंत्र है। तो इन सभी तंत्रों के मिलने से ये हमारा शरीर या ये जीव का निर्माण हुआ है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जाना कोशिका क्या है, कोशिका की संरचना क्या है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, सजीव कोशिकाओं को सबसे पहले किसने देखा, और कोशिकाओं के संरचना के बारे में, जो अलग अलग आकार के कोशिकाएं होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा। और वनस्पति कोशिका जो प्याज की झिल्ली में होती है उसको हम लोगों ने करके देखा। तो इसके बाद अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे कि कोशिका के घटक अर्थात कोशिका के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, उनके क्या कार्य हैं, और जंतु कोशिका
को हम लोग देखेंगे और वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है इसका भी अध्ययन करेंगे।